बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। हमारे चैनल पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, न्यूज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए और हमारी मेहमानों की गुफ्तगू सुनने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है, ताकि कोई भी चीज़ जो हम अपने फोरम से आप तक पहुंचाना चाहते हों वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे आने वाले सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। सेनेट इलेक्शंस मेरे ख्याल में जितनी अगर याददाश्त पे जोर डाला जाए तो पाकिस्तानी अवाम हर दफ़ा सेनेट इलेक्शन से पहले या बाद में उसकी एनालिसिस भी होती है, मीडिया पर काफ़ी चर्चा भी हो रही होती है, लेकिन इस बार जिस तरह वीडियो वायरल हुई है, जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, जो PDM कह रही है और जो सियासतदान कह रहे हैं और जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि किसी किस्म का कॉन्फिडेंस है जो हमारी सियासी जमातों को मिल गया है, जिसके बाद वो इस बात पर भी एतराफ़ करते हैं कि जी अगर हमारा कोई ऐसा मेंबर जो कल तक हमारे साथ नहीं था लेकिन आज हमारे साथ है, जो कल तक पॉलिटिक्स से शायद दूर था, आज दोबारा सियासत में आना चाहता है और उसके पास वो रकम है जिससे सीट उसको मिल सके, तो हाँ, हम शायद वो सीट उसे दे दें। उसके अलावा सियासी सोच सामने आ रही है, हर पार्टी का चेहरा सामने आ रहा है। जो कंट्रोवर्सीज पहले होती रही अब वो 2 फोल्ड 3 फोल्ड या उससे ज़्यादा बढ़कर हमारे सामने आ रही हैं। क्या है ये सेनेट इलेक्शंस, क्यों इतना मुअम्मा बना हुआ है, आखिरकार ये उम्मीदवारों और ये इलेक्शंस का रिजल्ट क्या होगा या क्या हो सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन एंड तज्जियाकार, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम समर अब्बास साहब। जी वालेकुम सलाम। समर अब्बास साहब, इस बार सेनेट इलेक्शंस को किस तरह देख रहे हैं आप? आपकी क्या प्रेडिक्शन है इन इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि 1 महीने पहले से ही सेनेट इलेक्शंस और उससे जुड़ी हुई बहुत सारे हकाइक सामने आना शुरू हो गए। क्या समझते हैं आप, इस बार इलेक्शंस कैसे रहेंगे? देखिए, सेनेट के इंतखाबात में वैसे उसूली तौर पर तो देखा जाए, जिस जमात की जिस तनासुब से नशिस्तें होती हैं सूबाई असम्बलियों के अंदर जी और कौमी असम्बली के अंदर, उससे वैसे तो सीटें उनकी डिटरमिनेड होती हैं कि किस जमात की कितनी नशिस्तें आनी चाहिए। लेकिन चूंकि सेनेट के इंतखाबात में एक रिवायत चली आ रही है कि पैसा चलता है जी, पूरे इलेक्शन पे पैसा नहीं चलता, लेकिन कई नशिस्तों पे यानी कि 10 से 12 नशिस्तों पे तो कम से कम पैसा जरूर चलता है जी। तो उससे पूरा जो आपकी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, तो उससे जो ओरिजिनल रिजल्ट आपका सामने आता है वो उससे मुकम्मल तौर पर बदल के आता है। जिस तरह से आप पिछले इलेक्शन की बात करें जो 2018 में हुआ था सेनेट का इलेक्शन, तो उसमें आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ 7 MPA थे जी, लेकिन 2 नशिस्तें वहां से पीपल्स पार्टी निकालने में कामयाब हो गई। जाहिर है उसके बाद फिर एक वीडियो भी मंजर आम पर आई कि किस तरह से वहां पे वोटों की खरीदो फरोख्त हुई, नोट चले वहां पर वोट खरीदने के लिए। इसी तरह से बलोचिस्तान की जो असेंबली है वहां पर बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है रिजल्ट वहां का, कि आप उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर भी पैसे का ठीक ठाक इन्फ्लुएंस होता है। फिर इसके साथ फाटा की नशिस्तें हुआ करती थी, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। वहां सबसे ज्यादा पैसा तो फाटा की नशिस्तों पर चलता था। तो अब भी यही देखने को नजर आ रहा है कि पंजाब के अंदर रिजल्ट तकरीबन जितनी नशिस्तें हैं 5 PTI को मिल जाएंगी, 5 नून लीग को मिल जाएंगी, 1 आप लीग को मिल जाएगी। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 12 नशिस्तों पे इलेक्शन हो रहा है, 12 में से 10 जो है वो PTI की बनती है, 2 अपोजिशन की बनती है, जिनमें से एक मौलाना साहब की आ जाएगी, दूसरी जो है वो पूरी अपोजिशन PDM के किसी कैंडिडेट को अगर उससे होती है तो मिल सकती है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि पैसा चलता है, वीडियो वायरल होने के बाद और ये जितना चीज़ें मंजर आम पर आई हैं, PTI को भी उसमें शामिल किया गया है, दूसरी पार्टीज का भी इम्प्रेशन सामने आया, उसके बावजूद आपको लगता है कि पैसा चलेगा, इस वाले इंतखाबात में भी सीट्स बिकेंगी? बिल्कुल, देखिए वो तो वजीर आजम खुद कह रहे हैं, मुल्क के वजीर आजम जब कह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए से 70 करोड़ रुपए तक का रेट लगा हुआ है वोट का, तो वो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर के पास तो जराए हैं, जराए बड़े क्रेडिबल हैं कि एजेंसीज है उनके पास IB है, उनके पास दीगर एजेंसीज की रिपोर्ट उनके पास आती है, तो पैसा तो चल रहा है। जब मुल्क का वजीर आजम कह रहा है तो फिर तो इस बात में कोई शक नहीं है। और हमारी ऑपोजिशन ने डाइजेस्ट कर लिया है और शायद अब हमारी कौम को भी डाइजेस्ट कर लेना चाहिए कि ये सीट्स बिकेंगी और जिसके पास भी 50 से 70 या 80 करोड़ रुपए होंगे वो सबकत ले जाएगा। वैसे नुसरत साहबा, एक सीट तो खुद PTI पे बड़ी तनकीद हो रही है जी, कि जो बलूचिस्तान के अंदर से तहरीक इंसाफ की एक नशिस्त आती है, उस पे जो अब्दुल कादिर साहब को टिकट दिया गया है,
अब्दुल कादिर साहब कई दहाइयां पहले वो बलूचिस्तान में रहा करते थे, उनकी रिहाइश वहां पे हुआ करती थी। सही। वो कई दहाइयां पहले बलूचिस्तान छोड़ के आ चुके हैं कोयटा को, इस्लामाबाद में रहते हैं, यहाँ के एक बड़े तगड़े ठेकेदार हैं वो जी। तो जो उन्हें टिकट दिया गया, बलूचिस्तान की जो तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहाँ की जो पार्टी है, वो सारे बड़े हैरान हैं कि ये बंदा तो ना कभी तहरीक इंसाफ में था, ना हमने इससे पिछले कई सालों से कोयटा के अंदर देखा है, तो ये इसे टिकट कैसे मिल गया। तो पीटीआई के अंदर से लोग इस बात के शुबे का इजहार कर रहे हैं, बल्कि ओपनली भी आके लोग बात कर रहे हैं। कल भी हमें देखा था डॉक्टर मुनीर बलोच जो कि पीटीआई बलूचिस्तान के सीनियर नायब सदर है, वो भी ये कह रहे थे कि ये पैसा जो चलने की बात हो रही है, तो ये जो अब्दुल कादिर साहब को बलूचिस्तान से पीटीआई ने टिकट दिया है, तो ये पैसा चला है, इसका मतलब है ये तो पार्टी सरबराह तक पैसा गया, इसका मतलब है कि पीटीआई ने एक तगड़े बंदे को जो टिकट दिया है जी। तो ये पैसा सिर्फ वोट की खरीदो फरोख्त के लिए नहीं, बल्कि टिकट देने के लिए भी पैसा यहाँ पे चल रहा है। पीटीआई बलूचिस्तान के तर्जुमान आसिफ तरीन साहब ने भी इसी तरह की बातें कही हैं कि किसी को कुछ अंदर खबर नहीं हुई है कि इनको टिकट दिया जा रहा है या इनके हवाले से डिसीजन फाइनल हो गया है, लेकिन फिर भी इनका नाम सामने आया। और फवाद चौधरी साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक दिन पहले ये तब्दीली आई है कि वो पीटीआई ज्वाइन किया है उन्होंने। बिल्कुल, टिकट तो अनाउंस हो चुका है अब बाज़ाब्ता तौर पर अब्दुल कादिर साहब का। और मेरी आज बलूचिस्तान के 2-3 बड़े सीनियर लोग हैं जी, उनसे बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि हम तो इस बंदे को कभी जानते ही नहीं थे, ना इस बंदे का तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो पार्लिमानी बोर्ड इमरान खान साहब ने बनाया था, उस पार्लिमानी बोर्ड में किसी किस्म का, यानी कि बलूचिस्तान का कोई एमएनए, बलूचिस्तान का कोई सीनियर बंदा डाला ही नहीं गया उसके अंदर, पार्लिमानी बोर्ड के अंदर। और दूसरी दिलचस्प चीज ये है कि परसों में इमरान खान साहब का बयान पढ़ रहा था कि तहरीक इंसाफ जो है वो माजी में जिस तरह से दिए जाते रहे हैं टिकट सरमायादारों को, जागीरदारों को, तो पीटीआई उस रवायत को तोड़ेगी, आम लोगों को टिकट देगी। तो जो पार्टी के लॉयल लोग हैं, तो पीटीआई ने, सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई ने दीगर जमातों के बरक्स टिकट के लिए दरखास्तें ही नहीं तलब की हैं। एक बाकायदा देखे ना नोटिस आता है, पीटीआई कोई भी पार्टी जारी करती है कि हमने दरखास्तें तलब कर ली है सेनेट के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट से, तो पीटीआई ने इस इलेक्शन में किसी से दरखास्तें तलब ही नहीं की। एक पार्लिमानी बोर्ड खान साहब ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, उसने बंदे रिकमेंड किए, कुछ सिफारिशात थी, उसमें फिर खान साहब ने एंड पे जाके फैसला किया कि फलां लोगों को सेनेट के टिकट मिल रहे हैं। आप मुझे बताएं कि शहजाद अकबर साहब का कौन सा ताल्लुक था 2018 से पहले पीटीआई के साथ? तानिया निश्तर साहबा का 2018 से पहले पीटीआई के साथ कौन सा ताल्लुक था? हफीज शेख साहब कब पीटीआई में थे? और इसके अलावा फैसल वाडा साहब एमएनए है, नजर आ रहा है, मिनिस्टर है इस वक्त, सिटिंग कराची से इलेक्शन लड़के आए हुए हैं। जब नजर आ रहा है कि फैसल वाडा साहब जो है वो उनके खिलाफ फैसला आने वाला दोहरी शरीयत वाले मामले पर, तो उनको रिटेन करने के लिए सेनेट से टिकट दे दिया जाता है, तो बड़ा कोई अजीब गरीब खिचड़ी पकी, तो बड़ा सरप्राइज किया है पीटीआई के टिकट से। बाकी पीपल्स पार्टी ने टिकट ठीक दिए हैं, नून लीग ने टिकट ठीक दिए अपने लोगों को। मैं इस पे आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी तो होता है ना जो आपको सेनेट के लिए एलिजिबल करता है। हमारे यहाँ इस चीज़ को भी अब देखा नहीं जा रहा। जैसे कि आपने अब्दुल कादिर साहब के हवाले से बात की, वो भी बिजनेस टाइकून है, पॉलिटिक्स से काफ़ी अरसे पहले से ऐसा लगता है कि वो शायद है ही नहीं पॉलिटिशियन। तो ये एलिजिबिलिटी कितनी ज़रूरी है या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास पैसे होने चाहिए और नामजदगी होनी चाहिए? देखिए ये तो हो रहा है, ये सबसे बड़ी हैरानकुन बात है। इसकी वजह से पीटीआई के अंदर बहुत ज्यादा लोगों में एक गमो गुस्सा पाया जाता है कि ये क्या कर रहे हैं खान साहब, बाहर के लोगों को टिकट क्यों दिए जा रहे हैं जो पार्टी के फेसेस नहीं थे, जो माजी में जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। इस पर भी नुसरत साहिबा मुझे लग रहा है कि ये भी एक वजह बनेगी, यही एक वजह बनेगी कि लोग पीटीआई को टिकट नहीं देंगे, नाराज होकर एतराज करके। यही वजह है कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। मुझे उनकी शफाफियत वाली नीयत पे ज्यादा शक नहीं है, लेकिन किसी हद तक इस चीज पर भी हमें शुबा होता है कि ये जो इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है वजीर आजम की तरफ से कि ओपन बैलेट होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए, तो खान साहब को ये बात नजर आ रही है कि उनकी पार्टी के लोग, जिन लोगों को टिकट दिया गया खान साहब की तरफ से, उन्हें वोट नहीं देंगे। बलूचिस्तान के अंदर से वहाँ बिल्कुल बड़ा वाज़े एक वहाँ से रिपोर्ट नजर आ रहा है कि जिस बंदे को टिकट दिया गया हमने उसे वोट नहीं देना। इस तरह से पंजाब के अंदर भी हमें नजर आ रही है ठीक ठाक नाराजगी लोगों के अंदर, फिर केपीके के अंदर भी कुछ नाराज लोगों के ग्रुप्स मौजूद हैं, एमएलए के अंदर बहुत सारे लोग नाराज हैं। तो इसमें खान साहब को बहुत ज्यादा डर है कि उनकी 3 से 4 नशिस्तें जो है वो शॉर्ट हो सकती हैं कि जिन लोगों को टिकट दिए गए उन्हें पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही। पीटीआई सिंध से फैसल वावड़ा साहब का नाम सामने आया है, इस पे क्या तासुरात हैं? फैसल वावड़ा साहब को टिकट दिया जाना तो इस बात का एतराफ है, ये एतराफ जुर्म है
इमरान खान साहब की तरफ से, फैसल वाडा साहब की तरफ से, कि उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया है। यानी जुर्म ये है कि जो उनके खिलाफ केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन में, कि फैसल वाडा साहब ने कौमी असम्बली का मेंबर बनने से पहले अपनी दोहरी शहरियत छुपाई। अब उनके खिलाफ फैसला आने वाला है अगले चंद हफ्तों में। उस फैसला अपने खिलाफ आने को भांपते हुए इन्होंने उन्हें सेनेट में टिकट जारी कर दिया है। वरना एक एमएनए, सिटिंग एमएनए को कौन सेनेट का टिकट देता है जी? तो ये एक नई मिसाल कायम हो रही है, नई नजीर है। जब नजर आ रहा है कि फैसल वाडा साहब वो केस हार रहे हैं, मुकदमा हार रहे हैं दोहरी शहरियत वाला, तो ये एतराफ जुर्म है एक तरह का। आपने मान लिया है कि बिल्कुल जो इल्जाम है वो दुरुस्त है फैसल वाडा साहब पे, और उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा। मुमकिन तौर पर उन्हें ये कभी तौर पर इम्कान नजर आ रहा है। किस किस्म की मिसालें कायम हो रही है पाकिस्तान में इस बार? पार्लियामेंट ऐसा भी रहे 2021 में किस तरह की मिसालें कायम हो रही हैं पाकिस्तान में? ये सेनेट के इलेक्शंस, आपको क्या लग रहा है कि आज जो सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं इसका असर 2023 में कैसा होने वाला है? फिर तो ये अपनी मनमानी ही महसूस हो रही है कि जिसका दिल चाह रहा है, जो भांप रहा है कि जी फ्यूचर में मुझे मसला होगा तो उसको आज टिकट मिल रही है, जिसके पास पैसे हैं, जो बिजनेस टाइकून है, उसको टिकट मिल रही है, जिसको लगता है कि जी मेरी हुकूमत में बरतरी होनी चाहिए, मेरे पास ज्यादा सीट्स होनी चाहिए, उन्होंने पार्लिमानी एक बोर्ड बना दिया है। तो ये किस तरह की मिसाल हम कायम कर रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए इस वक्त क्या हो रहा है कि सेनेट के अंदर जो सारी लड़ाई है, वैसे पता है तो ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि शफाफियत के लिए सब कुछ हो रहा है, इसलिए ओपन बैलेट की लड़ाई है। असल में ये 4 नशिस्तों की सारी जंग है कि सेनेट का कंट्रोल हासिल करने की लड़ाई है। कि इस वक्त जो मौजूदा नंबर गेम है, इसके मुताबिक जो अपोजिशन है उसकी बनती है 46 नशिस्तें, तहरीक इंसाफ की बनती है 47 नशिस्तें। अब जो फैसला कुन किरदार अदा करना है वो पार्टा के जो एग्जिस्टिंग 4 मेंबर थे, जिनमें से 3 पीटीआई के साथ हैं, एक जो है वो नून लीग के साथ है, वो बिलावल साहब से मिला 2 दिन पहले, और एक जमात इस्लामी का मेंबर है, और बलूचिस्तान से एक आजाद मेंबर इलेक्ट होना है। इन्होंने अहम किरदार अदा करना है कि सेनेट के अंदर कंट्रोल किस पार्टी को मिलना है, अपोजिशन को मिलना है या गवर्नमेंट को मिलना है। क्योंकि सेनेट के अंदर लेजिस्लेशन गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी अगर अपोजिशन की दोबारा मेजोरिटी आ गई अपर हाउस के अंदर भी। तो ये मेजोरिटी की लड़ाई है, सेनेट का कंट्रोल हासिल करने की लड़ाई है। खान साहब को नजर आ रहा है कि जिस तरह से टिकट जारी किए गए हैं, या उन्हें पता था पहले जारी करने हैं किन लोगों को मिले, वो एहसन इकबाल साहब एक टर्म यूज करते थे, फ्रेंड्स ऑफ इमरान को फायदा पहुंचाने के लिए सेनेट में लाने के लिए कानून साजियां की जा रही है सारी, और पार्टी के अंदर लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो वो चीज हमें होती अब नजर आ भी गई है कि फैसल वाडा साहब को क्यों अपला रहे भाई, वो एमएनए है। और फिर वहां से भी एक जो सैफुल्ला अबड़ो को टिकट दिया गया, उस पर भी लोग एतराज उठा रहे, सवाल उठा रहे कि भाई ये बंदा भी पीटीआई के अंदर कोई इतना ज्यादा मुतहरक नहीं रहा। और फिर शहजाद अकबर साहब हो गए, फिर उसके बाद आप देखें जो टिकट बाकी दिए गए हैं। गिलानी साहब की तरफ आते हैं पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो नाम सामने आया, ऑब्वियसली यूसुफ रजा गिलानी साहब का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तमाम कौम उनको जानती है। आप क्या समझते हैं कि वो टफ कंपटीशन साबित होंगे? देखिए ये तो अब नजर आ रहा है, पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि हालांकि नंबर गेम के एतबार से अगर देखा जाए तो ये सीटें जो है इस्लामाबाद की दोनों जो है ये हुक्मरान इत्तेहाद को मिलनी चाहिए जी। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी को लेके आना, यहाँ से इलेक्शन लड़वाना, तो ये हारने के लिए इतने बड़े बंदे को नहीं लाया जाता। बिल्कुल। और इन आगे चल के एम तो यह है कि यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए कैंडिडेट भी खड़ा करना है। पीडीएम ने जरदारी साहब उन्हें चेयरमैन सेनेट बनवाना चाहते हैं, तो अपनी वो कैलकुलेशन के मुताबिक चल रहे हैं। और यहाँ पे जो अगर नशिस्तों के एतबार से देखा जाए तो 180-182 बनती है हुक्मरान इत्तेहाद की, 157 के करीब नशिस्तें बनती है पीडीएम की। तो यहाँ अगर कोई 14 वोट अगर शॉर्ट हो जाते हैं हुकूमत की तरफ से, सीक्रेट बैलेट अगर होता है वो मिल जाता है यूसुफ रजा गिलानी साहब को, तो वो आराम से सेनेट में मुंतखब हो जाएगा यहाँ से। पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब का जब जिक्र आता है तो उनको पॉलिटिकल गुरु माना जाता है, काफ़ी उनकी गहरी नज़र है जब वो डिसीजन मेकिंग करते हैं ख़ास तौर पे। आपको क्या लगता है इस बार भी पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई अंदरूने खाना, कोई प्लानिंग, कोई बैकडोर प्लानिंग, कोई ऐसी चीज़ होगी? देखिए एक तो अभी दिया गया ना हफीज शेख साहब को इस्लामाबाद से लड़वाने का फैसला हुआ, ये एक बड़ी स्मार्ट मूव है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जो हफीज शेख साहब हैं उनका बड़ा एक क्लियर है कि उन्हें हर सूरत में इमरान खान साहब पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, उन्हें वो असेंबली के अंदर लाना चाहते हैं। तो उसके लिए
उन्हें इस्लामाबाद से इसलिए लाया गया कि सिंध से अगर लेकर आते तो वहां से थोड़ा सा खतरा था इस बात का कि सिंध से इस वक्त बहुत हुक्मरान इत्तेहाद जो है, जो गवर्नमेंट है, वो थोड़ी सी घबराई हुई है कि सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो नकब ना लगा दे उनकी नशिस्तों पे, वहाँ वोटों की खरीदो फरोख्त ना हो जाए। इसलिए अब वो हफीज शेख साहब को पहले सिंध से लड़ाने का फैसला, फिर वो इस्लामाबाद ले आए। तो यहाँ वो थोड़े से उन्हें लग रहा है कि कुछ इदारे भी शायद उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि हफीज शेख साहब किसी और के फेवरेट भी हैं, किसी इदारे के फेवरेट भी हैं, तो जरा ज्यादा खान साहब को शायद लग रहा है कि उनसे ज्यादा एफर्ट जो है कोई दूसरा इदारा शायद रिटेन करने के लिए, उनको हर सूरत में ये सीट जितवाने के लिए इस्लामाबाद से अच्छी मूव है। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब भी टफ टाइम देंगे उन्हें, टफ टाइम देंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, एस्टेब्लिशमेंट का रोल किस तरह देखते हैं आप? जी दोबारा दोहराइएगा माजरत। एस्टेब्लिशमेंट का रोल इस पूरे सिनारियो में किस तरह देखते हैं आप? देखिए, इस्लामाबाद की हद तक तो हमें शायद कहीं नजर आए जो एक एतराज उठता है एस्टेब्लिशमेंट पर, अपोजिशन तनकीद करती है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो इदारों ने ही नाकाम बनाई थी। ठीक है। अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट को थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है इस चीज पर कि अगर सीक्रेट बैलेट होता है, अगर ओपन बैलेट नहीं होता, सीक्रेट बैलेट होता है, तो उसमें शायद इमरान खान साहब को जरूरत पड़े इदारों की मदद शायद दरकार हो कि हर सूरत में सिक्योर की जाए नशिस्तें मैक्सिमम। चूंकि इस्लामाबाद के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब जब आ गए हैं तो इसका मतलब है कि बड़ा क्लियर पे काम है। यहाँ से पीडीएम पूरा जोर लगाएगी, पीपल्स पार्टी लगाएगी वहाँ से नशिस्त निकालने की एक सेनेट की। जाहिर है उसे रोकने के लिए फिर कहीं ना कहीं से खान साहब को सपोर्ट चाहिए होगी, और वो सपोर्ट आप समझते हैं कि इसी तरह इदारों की सूरत में आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो मांगेंगे इदारों से सपोर्ट। अब इदारों पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक करते हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि खान साहब को ठीक ठाक सपोर्ट मिलनी है। सपोर्ट मिलनी है, तो क्या आपको ये भी लग रहा है कि बर्तरी भी खान साहब की होगी? नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता। सीक्रेट बैलेट से कुछ भी हो सकता है। अगर ओपन बैलेट होती है फिर तो खान साहब जो चाहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन अगर सीक्रेट बैलेट हुई तो फिर आपको बड़े सरप्राइजेस मिलने हैं, बहुत सरप्राइजेस मिलने हैं। आप अपने सामने तमाम चीजें देख रहे हैं, होते हुए देख रहे हैं, आप वहाँ पर मुकीम हैं, आपको क्या लगता है? कोई प्रेडिक्शन भी तो होती है ना, गट फीलिंग, उस पर हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे। आपकी गट फीलिंग या आपकी प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि पीडीएम की जो नशिस्तें बनती हैं अपोजिशन की, पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो पीपल्स पार्टी जो उनकी नशिस्तें बनती हैं इस वक्त कोई 19 के करीब उनको नशिस्तें उनकी बनती हैं, तो शायद पीपल्स पार्टी 22 के करीब नशिस्तें जो है ना वो ले जाए। यानी कि अपनी जो उनकी मुकर्ररा नशिस्तें बन रही हैं कोटे के एतबार से, उनके नंबर के एतबार से, उससे शायद पीपल्स पार्टी 2 से 3 नशिस्तें ज्यादा ले जाए। ठीक। थैंक यू सो मच समर अब्बास साहब, इस तमाम मामले को आपने कंक्लूड किया और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे नाजरीन को इन्फॉर्मेशन दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सेनेट के उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं और ऑब्वियसली उनसे जुड़ी हुई जो कंट्रोवर्सीज हैं वो भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में सियासत क्या रुख, किस जानिब मुड़ रही है, क्या रुख ले रही है और आने वाले दिनों के लिए क्या प्रेसिडेंट सेट कर रही है, ये एक सवालिया निशान है। फैसल वाउडा साहब का नाम आता है, अब्दुल कादिर साहब का नाम आता है और चंद और नाम जैसे कि हमारे मेहमान ने आपके सामने लिए, और उसमें उन्होंने सानिया निश्तर की भी बात की। और फिर जितने लोग पार्लियामेंट का हिस्सा हैं या इन पार्टीज़ का हिस्सा हैं या पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनकी सोच भी आपके सामने रखी। लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान में हमेशा इग्नोर की जाती है वो है कौम की आवाज़। कौम क्या कहती है, कौम क्या चाहती है और ये जमहूरियत का अमल किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इस पर सवालिया निशान आज भी उसी तरह बरकरार है। हम इस कौम की आवाज़ को आप तक पहुंचाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में ये सियासत या जितनी पार्टीज़ हैं, जितने सियासतदान हैं, उनकी सोच में किस तरह की तब्दीली आती है, किस जानिब हम अपने मुल्क को लेकर जा रहे हैं और हम मेरिट और क्रेडिट का सिलसिला किस तरह आगे लेकर चलेंगे। विद दैट अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।